नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ, तंदुरुस्त, दुरुस्त और आज तो बहुत खुश भी होंगे। और आज बहुत खुश होने के कारण हमें इसरो ने दिए हैं, तो आप सभी को चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी हार्दिक बधाइयां। क्योंकि दुआओं में दम होता है, आपकी दुआएं निश्चित ही लगी हैं, तब जाकर के आज इसरो इस कामयाबी पर है। हम तो यही मानते हैं कि आप ही की हाय लगी थी, तब जाकर के लूना पीछे छूट गई। आप ही की दुआएं लगी थी कि चंद्रयान 3 पहुंच गया। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी ही देर बाद जो हमारा यूट्यूब सेशन होगा उसमें। फिलहाल के लिए राष्ट्रपति की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आज के सेशन में हम राष्ट्रपति की चर्चा कोइंसिडेंशियली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी पार्ट 4A तक चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। अब पार्ट 4A के बाद हम पार्ट 5 में एंट्री कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं भूमाराम, कार्तिक, रामकिशन, कुंदन, दीक्षा, शानवी, अरुण, सचिन, शिवम, ज्योतिका, प्रियंका, संतोष, प्रदीप, दुर्गेश। सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग, बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे आगे बढ़ते हैं और आज एक बेहतरीन सेशन को शुरुआत देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैंने थोड़ी सी गलती की है। ये स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स को मैं बाद में दिखा दूंगा। मैं बोर्ड ओपन कर लेता हूं क्योंकि बोर्ड पे मेरे लिए लिखना थोड़ा आसान होता है, ताकि मैं अपना पेन अच्छे से यूज कर पाता हूं, केवल इस वजह से। हाँ जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की संघीय कार्यपालिका की। इसकी पीपीटी तैयार है, सब सेशन पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपको एज ए पीडीएफ फॉर्मेट आपके पास शेयर कर दूंगा। आज हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं संघ के बारे में। संघ आरएसएस वाला संघ यहां पर बात नहीं हो रहा है, यहां पर यूनियन की बात की जा रही है। यूनियन की बात करें उससे पहले संघीय कार्यपालिका का महत्व समझ लेते हैं। और जब हम संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा करने की शुरुआत करें, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करने की बात शुरू करें, तब उससे पहले हम अपने आप को हल्का सा समझने का प्रयास कर लें, इंडिया को समझने का प्रयास कर लें। हम जिस पार्ट 5 में एंट्री कर रहे हैं, इस पार्ट 5 में, क्योंकि हम पार्ट 4A तक अब तक आपको पढ़ा चुके हैं, संविधान के पार्ट 5 के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहां पर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 के बीच बातें की जाएंगी, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बात होगी, उपराष्ट्रपति के बारे में बात होगी, साथ ही साथ यहां पर प्रधानमंत्री के बारे में बात होगी, कार्यपालिका के बारे में बात होगी, उन सभी चीजों के बारे में बात होगी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं या फिर संघीय कार्यपालिका बनाते हैं। संघीय कार्यपालिका बनाते हैं। अच्छा, अब ये बड़ा प्रश्न है, कार्यपालिका होती क्या है? मैं थोड़ा सा आज थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको सिखा देता हूं ताकि आप इस सेशन को बखूबी समझ पाएं और बहुत अच्छे से इसके सुख को भुगत पाएं। चलिए सुनिए, थोड़ी सी बातें समझते हैं। साथियों, सामान्यतया हम लोगों के जब भी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, हमें 3 शब्द सुनने को मिलते हैं। कौन से शब्द सुनने को मिलते हैं भाई? क्या हो गया भाई? हैंग हो गया है, वेट करिए। सामान्यतया हमें 3 शब्द सुनने को मिलते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? हमें सुनने को मिलता है एक शब्द और वो शब्द होता है कार्यपालिका। एक शब्द होता है विधायिका और एक शब्द होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका। अच्छा, अब यहां पर इन तीनों शब्दों को पहले हल्का सा समझ लेते हैं। कार्यपालिका को इंग्लिश में आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। और मैं निवेदन करूंगा, मैं बहुत अच्छी आपको पीपीटीज उपलब्ध कराता हूं, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा मटेरियल सब देता हूं, लेकिन फिर भी आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस तरह का जब भी मैं कुछ बोर्ड पर वर्क करूं, इसे आप अपनी कॉपी में अपनी समझ के लिए बना लिया करिए ताकि ध्यान आपका भटकता नहीं है। ठीक है? अच्छा, विधायिका दैट इज लेजिस्लेचर। अच्छा, इसके साथ में न्यायपालिका दैट इज जुडिशियरी। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब थोड़ा सा उस पर चलते हैं।
पहले शब्द का अर्थ समझते हैं। जब हम शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे तब हम आपको संघीय व्यवस्था के बारे में समझाएंगे, आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से अलग हैं। प्रतिभा ने बहुत बड़ा सा मैसेज लिखा है। आई हैव ऑर्डर्ड आर्यश इंग्लिश मीडियम बुक एंड आई रिसीव ऑन द 12th अगस्त। आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई वन मोर रिसीव 17th अगस्त। अपनी पाठशाला टीम कॉल मी and they said they are arrange returning pickup, but they today call they can't arrange return pickup, so asking me to partial book back, but sir I am not able to arrange for the same as my parent outside suggestion. I want to kindly initiate the return pickup. ठीक है प्रतिभा, मैं बेटा बात करता हूं, है ना। आपके पास में असल में रिटर्न जब हम आपका अरेंज कराते हैं तो उस समय पर हमारी टीम आपको स्वतः ही पेमेंट भी इनिशिएट कर देगी, आप फिक्र ना करें, है ना। जिनका भी रिटर्न है उनका हम लोग कुरियर पर रिटर्न मैनेज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप कितनी अच्छी हैं कि आपने खुद से ये रिटर्न करने का सोचा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर बिहार वालों के कमेंट नहीं पढ़ते, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बालक पूछ रहा है कि सर डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। धन्यवाद, पहला लेक्चर ढूंढ लीजिए, गजब हैं आप। अब हम सवाल करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन शब्दों को हल्का हल्का सा समझते हैं। जब पहला शब्द निकलकर आता है विधायिका, आपको एक बार के लिए ऐसा लगता है जहां विधायक बैठते होंगे, ऐसा नहीं है। विधायिका का अर्थ है जहां पर विधान बनता हो। क्या बनता हो? विधान बनता हो। विधान, विधान किसको कहा गया है? विधि को कहा गया है। विधि, देखिए भैया हमारी हिंदी पर मत जाइएगा, हिंदी में हम आजकल मतलब पढ़ करके हम भूल गए हैं, तो हमारे दिमाग में ये मात्राओं की गलती हो सकती है। हमसे आप गलतियों को अपेक्षित मत करिएगा, हम गलत लिख सकते हैं। सर ये दोनों ही बातें मुझे नहीं समझ में आती, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं कहना चाह रहा हूं लॉ, जहां लॉ बनता हो। अच्छा, अब समझ में आया सर। यानी कि सर विधान वो है, विधि लॉ जहां बनता हो, इसे विधायिका कहते हैं। बोले ठीक है सर। सर कहां बनता है? कोई मशीन है क्या? मैंने कहा कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। सर कौन लोग मिलकर बनाते हैं? मैंने कहा यार ये जो लोग होते हैं ना जो मिलकर बनाते हैं। बोले हाँ। मैंने कहा यार ये लोग या तो संसद के अंदर पाए जाते हैं, अच्छा, या ये लोग विधानसभा के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये जो शब्द लिखा है आपने विधानसभा, ये विधान विधि इसी के लिए आया है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ संसद में जो लोग पाए जाते हैं जिन्हें आप सांसद कहते हैं, और विधानसभा में जो लोग पाए जाते हैं जिन्हें आप विधायक कहते हैं, यही लोग सर विधान बनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो आप एकदम। विधायिका जो विधान बनाए, विधान कहां बनता है? संसद में या विधानसभा में, या सांसद या विधायक मिलकर बनाते हैं। तो सर विधायिका है क्या? मैंने कहा इन्हीं सांसदों और विधायकों को मिलकर जो बॉडी बनती है, चाहे फिर वो हमारे संसद के लोकसभा और राज्यसभा हो या फिर हमारी विधानसभा हो, ये सब चीजें विधायिका के अंदर काउंट की जाती हैं। हाँ जी, शुभम कुमार ने करेक्ट कर दिया, विधि में दोनों मात्राएं छोटी आती हैं। लीजिए भाई, हमने भी करेक्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जब शब्द बोला जाए विधायिका, तो विधायिका का मतलब आप क्या निकालेंगे, उम्मीद है आपके दिमाग में यह क्लैरिटी आ गई होगी। अब मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए क्या विधायिका के अंदर प्रधानमंत्री को काउंट किया जाता है? दोबारा बताइए, बहुत ही जबरदस्त मैं सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे, बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या विधायिका के अंदर प्रधानमंत्री को काउंट किया जाता है? जल्दी से बताइए। सांसद कैसे बनते हैं यह मैं सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल आज बना के ही सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। बहुत प्यारा सा सवाल पूछा है, यस नो के अंदर जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को भी साथ साथ जोड़ लीजिए, क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम विधायिका में काउंट करते हैं क्या? सुनील मैं चेक करा लूंगा बेटा। अमित लिख रहे हैं क्या आप बिहार वालों से नफरत करते हैं? भैया ऐसा आरोप मत लगाओ,
दिल बसता है हमारा बिहार में, ऐसे ना करिए, यह आरोप है हमारे ऊपर। अब हमारे पास बच्चों के जो जवाब है ना वो बटे हुए आ रहे हैं, यस भी आ रहे हैं, मेजॉरिटी यस हैं और माइनॉरिटी नो है ना। अच्छा, कुछ जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो फिर भी इस बात को लिख सकते हैं नो, क्योंकि उनके पास में संभवतया वो वाला पॉइंट याद होगा कि 6 महीने तक भी अगर वो मेंबर ना बने, एक पॉइंट है, वो एक क्लॉज है, वो मैं आपको अभी अपडेट दे देता हूं। जिन्होंने नो अत्यधिक समझदारी में किया है उनके बारे में मैं बता देता हूं, बाकी सबके जवाब सही हैं कि विधायिका के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को काउंट किया जाता है। एक स्पेशल कंडीशन है वो हम आपको बताएंगे, जिसमें यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिना सांसद और बिना विधायक हुए भी 6 महीने के लिए बन सकते हैं। उसके लिए आपको मेंबर बनना होगा, वो कंडीशन है अतिरिक्त रूप से, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, इन जनरल अगर बात की जाए तो मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है कि विधान बनाने में सारे सांसद काउंट किए जाते हैं। चलिए, मेरा सवाल दूसरा है, आज करंट अफेयर्स से अगर आप कनेक्टेड हैं तो जल्दी से बताइए, क्या राहुल गांधी जी विधानसभा विधायिका के हिस्से हैं क्या, पार्ट हैं क्या? आज की डेट में करंट अफेयर्स में जब से उनकी मेंबरशिप वापस आई है, यह आपको पता होना चाहिए। राहुल गांधी जी फिलहाल के लिए संसद के सदस्य हैं। आपसे सवाल यह है कि बताइए, क्या वो लेजिस्लेचर के हिस्से हैं? राहुल गांधी, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। रविंद्र लिख रहे हैं सर, मैंने मतलब सर ने मतलब बच्चों ने आपकी तरह नहीं सोचा होगा सर। नहीं बेटा, कुछ बच्चे ऐसे अच्छे होते हैं जो चैप्टर को आगे से पढ़ के चलते हैं, हो सकता है उन्होंने काफी अच्छे से कोशिश की हो। मैं सारी क्लैरिटी ला दूंगा आपके दिमाग में। अब आपके जवाब आ चुके हैं यस। इसका मतलब एक चीज हमारे दिमाग में ये क्लियर हो गई है कि लेजिस्लेचर का मतलब केवल सत्ता पक्ष नहीं होता है। आपको मेरी बातों से एक बात समझ में यह आ जानी चाहिए कि जब मैं कहूं विधायिका, तो इसका अर्थ केवल सत्ता पक्ष नहीं होता है, सत्ता पक्ष भी हो सकता है और विपक्ष भी हो सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई भी विधायिका का हिस्सा हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई, प्रोवाइडेड वो सदन का मेंबर हो। यानी अगर कोई मेंबर सांसद है या वो विधायक है तो वो विधायिका का हिस्सा है। ये लोग क्या काम करते हैं? ये लॉ बनाते हैं, ये कानून बनाते हैं, ये एक्ट बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, ये लोग ये सारे काम करते हैं। क्लियर हो गया साहब? यहां तक हमारी बातें क्लियर हो गई, सभी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को ये बात समझने में। जब ये बात समझने में दिक्कत आती है ना, तब वो परेशान हुए फिरते हैं, उन्हें आर्टिकल 50 समझ में ही नहीं आता है, इसी कारण से, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। अब दूसरा प्रश्न है एग्जीक्यूटिव के बारे में। प्रश्न है एग्जीक्यूटिव के बारे में और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, जब बात एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की हो रही हो तो प्रश्न है एग्जीक्यूटिव क्या होता है? मैंने कहा जो इन्होंने कानून बनाए उन्हें जो इंप्लीमेंट करे वो कार्यपालिका कहलाती है। सर इन्होंने कौन से कानून बनाए? मैंने कहा कोई सा भी कानून बनाया हो उसे इंप्लीमेंट करने वाले लोग कार्यपालिका में आते हैं। जैसे मैंने कहा लेके राष्ट्रपति से, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो राष्ट्रपति बिठाया हुआ है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ही तो है, वो कोई ना कोई विधान ही तो इंप्लीमेंट करता है। बोले जैसे? हमने कहा राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन की व्याख्या हमारे संविधान में की गई है, उसका इंप्लीमेंटेशन ही तो कर रहा है ये। बोले अच्छा 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 अच्छा, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई मंत्री हो, ये सब लोग कर क्या रहे हैं? हमारे संविधान में अथवा हमारे किसी विधान में अथवा हमारे किसी कानून में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं को तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं माननीय। यानी कि ये इंप्लीमेंटिंग बॉडीज हैं। मंत्री परिषद क्या कर रही है? मंत्री परिषद जो विधान में पहले से लिखा गया है, क्या विधान में लिखा गया है कि मंत्री जो भी वित्त मंत्री होगा वो इस तरह का बजट लाएगा, फलाना मंत्री ये काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इतना परसेंटेज होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दायित्व रखेगी। तो ये सब किस में काउंट हो गए? एग्जीक्यूटिव में काउंट हो गए।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एग्जीक्यूटिव क्या है? जो विधान को इंप्लीमेंट करे वो एग्जीक्यूटिव्स हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए। अब मेरा रिवर्स सवाल है आपसे। मान लीजिए मैंने सवाल किया आपसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बताइए क्या प्रधानमंत्री कार्यपालिका का सदस्य है? क्या प्रधानमंत्री कार्यपालिका का सदस्य है? एग्जीक्यूटिव मेंबर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि अक्सर बच्चे इस सवाल के अंदर उलट जाते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने प्रधानमंत्री को विधायिका का सदस्य बताया था। मैं पोल करा लूं इसके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कुछ लोग दोनों ही आंसर लिख देंगे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। भाई दोनों ही आंसर लिख दिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैंने पोल क्रिएट कराया है, जल्दी से बताइए क्या हमारा प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है? अब 66% बच्चों ने यस लिखा है और 34% बच्चों ने नो लिखा है, 35% ने नो लिखा है। अच्छा, इसका मतलब कुछ बच्चे इस विषय को लेकर कंफ्यूज तो हैं। मैं पोल को बंद कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। अब मेरे बफर क्यों आया? हाँ जी, अब जिन्होंने नो लिखा है उनको हम आंसर दे देते हैं। जिन्होंने नो लिखा है उन्हें अब हम आंसर दे देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे अभी हाल कहा कार्यपालिका, मैंने यहां पर प्रधानमंत्री का सवाल पूछा, मैंने एक आंसर दिया था, जो विधान बनाए वो विधायिका, लेकिन जो विधि को पालन करे, जो विधान में लिखी गई चीजें हैं उनका अनुसरण करे, वो कार्यपालिका। विधान बनाए, लॉ बनाए, वो विधायिका। जो विधि को इंप्लीमेंट करवाए वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। प्रधानमंत्री ऑलरेडी हमारे देश के अंदर एक संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। वो सारे की सारे जो सत्ता पक्ष के दिए गए कार्य हैं उनको इंप्लीमेंट करता है। हमारे देश में दो प्रकार के हेड होते हैं। एक होता है डी ज्यूरे हेड, यानी अकॉर्डिंग टू कानून जो सबसे बड़ा आदमी है, वो तो है हमारे यहां राष्ट्रपति। एक है डी फैक्टो हेड, मतलब जो वास्तविकता के अंदर जो प्रभावशाली पद है वो हमारे यहां पर प्रधानमंत्री है। यानी कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किए जाते हैं। अरे भाई साहब, जिसकी सत्ता है वो सारे काम करता है ना, तो जब वो कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में वो कार्यपालिका में भी हुआ। अब मेरा प्रश्न यहां पर विस्तृत बन गया, विधायिका में भी था वो और वो कार्यपालिका में भी था। अगर आपको ये बात समझ में आई तो मेरे पास में एक बड़ा प्रश्न बनकर आया, और वो बड़ा प्रश्न क्या है उसे आप एक बार देख लीजिए। मेरे पास प्रश्न आया, एक तो आया प्रधानमंत्री के बारे में यानी मोदी जी के बारे में, और एक प्रश्न आया राहुल जी के बारे में। आपसे प्रश्न मेरा केवल इतना सा है, बताइए साहब, मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये कार्यपालिका के सदस्य हैं? क्या ये कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं? आपका जवाब आया यस। क्या ये विधायिका के सदस्य हैं? क्या ये विधायिका के सदस्य हैं? आंसर है यस, यानी कि लेजिस्लेचर के। ठीक है साहब, आपने दोनों जवाब दे दिए। अब मेरा केवल राहुल गांधी जी से संबंधित आपसे प्रश्न है, बताइए क्या ये कार्यपालिका के सदस्य हैं? क्या ये कार्यपालिका के सदस्य हैं?
विधायिका के बारे में आप हमें ऑलरेडी जवाब दे चुके हो, लेजिस्लेचर के बारे में आप ऑलरेडी जवाब दे चुके हो कि यस ये विधायिका के हिस्से हैं। बताइए साहब, क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? राहुल जी के बारे में बताइए, क्या ये एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं? जो विधान बनाया गया है उसे लागू करवाने वाले व्यक्ति हैं क्या? मैं इस क्वेश्चन को भी पोल में पूछ लूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग आंसर देना चाहें। लीजिए, पोल में आंसर दे दीजिए। %40, लगभग 38% लोगों का आंसर है यस, वो कार्यपालिका के भी हिस्से हैं। %37 लोगों का आंसर है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोग केवल राजनीति सुनते जरूर हैं, लेकिन राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। राजनीति सुनते जरूर हैं, लेकिन राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है, ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा है। आंसर यह है जनाब, ये कार्यपालिका के सदस्य नहीं हैं। यही अंतर है असल में सरकार में होने का और विपक्ष में होने का। जो सरकार में है, सत्ता पक्ष में है, उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ये कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष में नहीं है वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते। अर्थात हमारे देश में अगर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका देश के 3 स्तंभ हैं, लोकतंत्र के अगर 3 स्तंभों की बात की जाए और लोकतंत्र के अगर 3 स्तंभ बात की जाए तो उनमें से लोकतंत्र के कार्यपालिका और विधायिका नामक जो स्तंभ हैं, मेन पिलर्स हैं, उन दोनों पिलर्स की जो मान्यता रखता हो, कार्यपालिका और विधायिका दोनों की जो मान्यता रखता हो, इस प्रकार की व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न यहीं पर हम आगे चलकर जब पूछेंगे आपसे, तो आपसे पूछा जाएगा बाइडेन के बारे में। थोड़ा वेट करिए, फिर थोड़ा आगे चल के उनके बारे में भी सवाल लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए आपको संसदीय व्यवस्था में हम एंट्री करा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए। एंट्री अगर थोड़ी बहुत भी आपको समझ में आ रही हो तब हम आपको यहां पर लेकर आएंगे। एक बार के लिए हमें थम्स अप करके बता दीजिए, क्या आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? चीजों को अगर रिलेट कर पा रहे हैं तब तो हम आगे बढ़ें। थम्स अप कर दीजिए कि आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। फिर तीसरा सवाल बना, न्यायपालिका क्या करती है? मैंने कहा न्यायपालिका क्या करती है? मैंने कहा भाई साहब, न्यायपालिका करती है कि विधियों के अनुसार, विधियों के अनुसार शासन चल रहा है अथवा नहीं, ये चेक करती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो कानून बनाए गए थे विधायिका के द्वारा, उसके अनुसार कार्यपालिका कार्य कर रही है या नहीं, ये चेक करने का दायित्व किसका है? न्यायपालिका का है। गजब चीज है ये।
अगर आप इसको थोड़ा भी समझेंगे तो आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा है। न्यायपालिका कर क्या रही है? जो विधायिका ने लॉ बनाए हैं उन लॉ का इंप्लीमेंटेशन कार्यपालिका सही से कर रही है या नहीं कर रही है, यह जानकारी न्यायपालिका जुटाती है कि क्या विधियों के अनुसार शासन चल रहा है अथवा नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ सारा शासन व्यवस्था इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। इसका मतलब समझ पाए आप? इसका मतलब यह हुआ कि विधायिका ने कानून बनाए थे, कार्यपालिका को उनके अनुसार कार्य करना था। इसका मतलब न्यायपालिका एक प्रकार से कार्यपालिका के कार्यों पर चेक एंड बैलेंस स्थापित करती है। इसका मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों पर चेक एंड बैलेंस स्थापित करती है। बोलो अगर बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप करिएगा भाई साहब। हम आपको बहुत ही ऐसी चीज समझा रहे हैं क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को यह बात ऊपर से ही निकल जाती है कि है क्या मामला। बताइए क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि विधायिका ने जो कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसे इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, उसके अनुसार जो यहां लॉ बनाया था उसके अनुसार यह काम कर पाए या नहीं कर पाए, यह चेक करने का कार्य न्यायपालिका कर रही है। अब मेरा आपसे एक बेहतरीन प्रश्न है और यह प्रश्न असल में कल के सेशन से जुड़ा हुआ है। कल कह लीजिए, परसों कह लीजिए, जब हमने डीपीएसपी आपको पढ़ाया था उस समय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं कि आर्टिकल 50 हमारे संविधान में क्या कहता है? हाँ भाई, किसी को अगर पता हो तो अनुच्छेद 50 के बारे में बताइए कि अनुच्छेद 50 क्या कहता है। किसी को अगर अनुच्छेद 50 के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो, आर्टिकल 50 के बारे में अगर जानकारी हो तो उसकी लाइन अगर याद हो तो क्या है? उसकी लाइन है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण रहे। अरे इसको समझ गए तो पूरा खेला समझ में आ जाएगा। ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि ज्ञान की गंगा में अभिभूत हो जाएंगे आप। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है कौन? आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कि कोई भी किसी के कार्यों का अतिक्रमण ना करे, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये अपने अपने काम करें। ये अपने अपने काम करें का मतलब है कि हमारा दायित्व था, जुडिशियरी होने का दायित्व था कि विधायिका के द्वारा बनाए गए विधानों के अनुसार कार्यपालिका कार्य कर रही है या नहीं। यह जिम्मेदारी किसकी थी? जुडिशियरी की थी। लेकिन जुडिशियरी अपनी इस ताकत का उपयोग करते करते कई बार एग्जीक्यूटिव पर हावी होने का प्रयास करती है और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। क्योंकि जब आपने परिभाषा लिख दी कि हमारी जुडिशियरी करेगी क्या, तो बोले सर ये विधायिका जो विधान बनाएगी उनको सही से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान देगी। तो इसका मतलब जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव्स पर कंट्रोल स्थापित करने का कई बार प्रयास करती है। और मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रयास को आप जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं या फिर हिंदी में इसे आप न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जब जुडिशरी आर्टिकल 50 को भुलाकर चलना शुरू करती है, जब जुडिशरी आर्टिकल 50 को भुलाकर चलना शुरू करती है, अर्थात
ये सोचती है कि जो कार्यपालिका के द्वारा किया गया कार्य है वो विधान के अनुरूप नहीं है, तो ये प्रतीत होने लगता है कि न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव को कार्य करने का निर्देश दे रही है, उनके कार्यों में हर समय पर इंटरफेयर कर रही है। ये इंटरफेयर जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता कहलाती है। सुनकर यह शब्द बड़ा सकारात्मक लगता है, लेकिन वास्तविकता में जब ये लैंड होता है तो ये बहुत ही नकारात्मक प्रतीत होता है। सर, लेकिन कई बार तो जुडिशियरी को दिक्कत लेजिस्लेचर से भी हो जाती है, ऐसा क्यों? मैंने कहा इसका कारण तो मैंने पहले भी बता दिया था। बोले कैसे सर? मैंने कहा आपको मालूम होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि जो सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति है वो केवल एग्जीक्यूटिव का ही नहीं, वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर होता है, अर्थात वो विधान बनाने वाला भी होता है और विधान इंप्लीमेंट करने वाला भी होता है। अरे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, हमारे देश के अंदर कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अभी अभी को जब आपने ये बात सुनी तो आपके मन में एक चीज आने लगी कि यार इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका जो विधान बना रही है, एग्जीक्यूटिव विधान को अप्लाई कर रही है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है। बोले क्या सिंपल सी बात है? कि विधायिका कोई अलग चीज होती होगी। अरे नहीं, ये वही लोग हैं जब आकर बैठते हैं संसद में तो विधायिका वाले कहलाते हैं, और जाकर बैठते हैं अपने सरकारी ऑफिस में तो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। अरे आदमी एक एक काम दो कर रहा है। इसलिए आर्टिकल 50 के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर का जुडिशरी से सेपरेशन नहीं लिखा गया, क्योंकि अल्टीमेटली वही व्यक्ति कपड़े पहन करके इधर की तरफ बैठकर बैठा हुआ एग्जीक्यूटिव, इधर कपड़े चेंज करके बैठ गया लेजिस्लेचर, क्योंकि उस व्यक्ति के पास दोनों पावर हैं, दोहरी सदस्यता है। कैसी सदस्यता है? दोहरी सदस्यता। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डुअल मेंबरशिप है इसके पास में। किसके पास में? सरकार में बैठे, मंत्री परिषद में बैठे व्यक्ति के पास। वो कार्यपालिका में भी है और वो विधायिका में भी है। तो बोले सर क्या वो विधान भी बनाता है? अरे हमने कहा भाई मेरे, वो जब विधान बनाता है, विधान बनाने के लिए संसद में बहुमत चाहिए होता है, और सरकार बनाने के लिए भी संसद में बहुमत चाहिए होता है। जब दोनों ही तरफ उसे संसद में बहुमत चाहिए होता है तो जिसकी सरकार है वही विधान बनाता है, यानी विधायिका में भी वही होता है जो कार्यपालिका में होता है। तो अपने एक सवाल पूछा जाता था, सभी विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, और इसको उल्टा कर दिया जाए, सभी कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। अगर आपसे ये दो असर्शन रीजनिंग करके पूछ लिया जाए, आप में से किसी के दिमाग में यह प्रश्न तो बन सकता है कि आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी क्यों दिया है? भाई विधायिका क्यों नहीं लिखा गया है? भाई इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि विधायिका का कोई लॉजिक नहीं है। वो एक ही आदमी है जो पावर बदल बदल के इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है, उसका कोई और लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका का हर सदस्य विधायिका का सदस्य होता है, लेकिन विधायिका का हर सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। राहुल गांधी जी का उदाहरण मैंने आपको इसमें दिया था। भाई साहब, आपको ये सब बातें समझने में ना बहुत सारा दिक्कत आएगा। अभी बहुत आसानी से सुनते चले जा रहे हैं, आप जब घर बैठकर दोबारा सोचने लगेंगे दिमाग भन्ना जाएगा। फिर एक बार आपको यह सेशन दोबारा देखना पड़ेगा कि अरे अरे क्या तो बोल दिया सर ने, क्या क्या तो पढ़ा दिया। हम संसदीय व्यवस्था पर अभी उतरे ही नहीं हैं, उससे पहले आपके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी डालने का प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? लड़ाइयां क्यों होती है न्यायपालिका में? तो हमने आपको बता दिया, क्योंकि अनुशासन की पालना में वो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन देते देते विधायिका का एनक्रोचमेंट कर लेती है। फिर अचानक विधायिका को याद आता है, सुनो बेटा, तुम्हारा काम क्या था? विधियों के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं, इस आधार पर तुमने हमारे कार्यपालिका के लोगों को टोक दिया। समझ में आया? बहुत समझदार आदमी दिख रहे हो तुम अपने आप में, लेकिन भाई तुम विधि का पालन कराओगे, यही जिम्मेदारी है ना तुम्हारी। ठीक है, और हम कपड़े बदलकर
इस कार्यपालिका से विधायिका में आकर अगर बैठ गए और बेटा विधि ऐसी बना दिए जिसके चलते न्यायपालिका को कुछ मिला ही नहीं कि करे क्या। दिमाग लगाओ, फिर से सोचो। देखो बड़ा ट्रिकी चीज कह रहा हूं मैं आपसे, फिर क्या कह रहा हूं, विधायिका को न्यायपालिका में एंट्री करनी है कि बेटा तुम्हारा लफड़ा समझ में आ गया, हम बनाते हैं, हमारे ही बने हुए को तुम हम पर ही लाद देते हो, रुको तुम्हारा इलाज करते हैं। तुम हमारे ऊपर जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाने आओगे ना, मतलब अभी तुम्हारे हिसाब से जुडिशियरी जीत रही है ना एग्जीक्यूटिव से, समझ में आ गया, रुक जाओ, हमें समझ में आ गया, तुम जीत रहे हो हमसे, अभी चैस चल रहा है, तुम्हें अभी हम हराते हैं, लो अभी तुम्हें हम हराते हैं। कैसे? हम एग्जीक्यूटिव से निकल करके आए लेजिस्लेचर के अंदर, ले भैया हम अब यहां पर आकर बैठ गए, लाओ भाई कानून बनाएंगे। कानून क्या बनाए? कानून बनाओ कि जुडिशियरी हमारे काम में इंटरफेयर ही ना करे, बना दो कानून। भाई साहब इन्होंने कानून बना दिया, इन्होंने कानून बनाया, कानून को इंप्लीमेंट कराना जुडिशियरी का काम है। जुडिशियरी रोना शुरू, अरे ये हमसे हमारे अधिकार क्यों छीन लिए भाई, आप हमसे हमारे अधिकार छीन लेंगे क्या, फिर हम करेंगे क्या? बोले नहीं नहीं, तुमको आर्टिकल 50 समझ में आता है, तुम्हें लगता है तुम्हें ही सब कुछ समझ में आ गया, लो बेटा हम कानून बना दिए, संशोधन डाल दिए, तुम जिस चीज के ऊपर हमसे दिक्कत खड़ी कर रहे थे ना, लो बेटा हम जीत गए। ऐसा एक बार नहीं कईयों बार हुआ है हमारे संविधान में। जब जब ये जो गोलकनाथ पढ़ते हैं, केशवानंद भारती पढ़ते हैं, ये है क्या असल में? ये सब वही तो है, जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव की लड़ाई। एग्जीक्यूटिव वाले भेष बदल करके तुरंत चले आते हैं कहां पे? संशोधन करने लेजिस्लेचर में, कि आओ भैया संशोधन करो, इनको अभी पटकनी खिलाते हैं। ये चल के कैसे आते हैं? वही तो है सारा की सारा खेला, और क्या है? फिर जुडिशियरी कहती है अरे यार अब हम किस विधि का पालन करवाएं। फिर जुडिशियरी को एकदम एकदम वंस इन ए ब्लू मून एकदम सपना आया कि अरे यार ऐसे करके तो ये किसी दिन बेरोजगार कर देंगे हम लोगों को, अब क्या करें? तो बोले भाई साहब ऐसा अगर कर देंगे तो एक काम करते हैं, हमको कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा संसद का। बोले क्या निकालें? बोले बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दे दो। कौन सा कंसेप्ट दे दो? बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दे दो। बोले ये समझा दो, यही है बेसिक स्ट्रक्चर, इसको नहीं छेड़ पाओगे, तुम कितने भी संशोधन कर लो, हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो संविधान कहा है उसमें छेड़खानी नहीं करोगे। बोले हाँ हाँ समझ गए, क्या संशोधन करेंगे क्या नहीं करेंगे सब पता है हमें, लेकिन तुम्हें अब ध्यान से चलना है जुडिशियरी। हमारे संविधान निर्माता सोचो कितने इंटेलिजेंट थे। जिस समय कुछ भी नहीं था उस समय पर हमारे देश के अंदर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनते समय आर्टिकल 50 डाल दिया था, यह कहते हुए कि जो हम बना रहे हैं उसकी वजह से एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी भविष्य में लड़ाई लड़ेंगी। एक बालक ने कितना अच्छे से पकड़ लिया है, विनोद गरवाल के लिए ताली बजा सकते हैं आप, उसने बहुत अच्छा उदाहरण एकदम करंट से उठाकर दे दिया है, लाइक दिल्ली का अध्यादेश। यही तत्परता चाहिए आप लोगों के अंदर कि आप चीजों को रिलेट कर पाए तुरंत। दिल्ली के अंदर अध्यादेश इसी का तो परिणाम था, और जो दिल्ली सेवा बिल अभी आया है वो यही तो है। जुडिशियरी पहले बोल गई किसके पक्ष में? केजरीवाल जी के पक्ष में, कि नहीं संसद के पास पावर नहीं रहेंगी, यानी कि जो उपराज्यपाल केंद्र के द्वारा बिठाया गया है उसके पास पावर नहीं रहेंगी, केजरीवाल जी के पास पावर रहेंगी। उन्होंने कहा रुकिए जरा, ठहरो मुन्ना, 2 मिनट रुक जाओ, संसद में चलो, संशोधन मारो, संशोधन मार करके दिल्ली सेवा बिल ले आओ। केजरीवाल जी बैठे रह गए कि ये क्या हो गया भाई साहब। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हमें पसंद आते हैं जो चीजों को रिलेट कर रहे होते हैं, पैरेलली दिमाग चल रहा होता है ना, कि हाँ यार सर ने कहा था, ये बात तो हो रही है। इंडियन पॉलिटी पढ़ने में मजा तब आता है जब आप चीजों को समझने के लिए खुद से ससेप्टिबल होते हैं, खुद से आपका मन कर रहा होता है हाँ यार ये तो मुझे सीखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 50 प्रॉपर तरीके से क्लियर हो, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी की कहानी क्लियर हो। हाँ भाई बीना कंवर लिख रही है सर, मैंने पहले ही लिख दिया, बीना कंवर के लिए भी तालियां हो जाएं। चंदन लिख रहे हैं सर आपका इंतजार मैं यूट्यूब पर कर रहा था। बेटा अभी आ रहे हैं हम, है ना, इसके तुरंत बाद अभी यूट्यूब पर ही जाएंगे बस, ठीक है। हाँ जी, अब सवाल बचा कि एक बच्चा कह रहा है सर इमरजेंसी में भी तो यही हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरजेंसी में भी यही हुआ था, इमरजेंसी से पहले 24वें संविधान संशोधन में भी यही हुआ था, उससे पहले जो भी प्रक्रिया चली है 24वें 25वें में, ये लंबी लड़ाई है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी की लंबी लड़ाई है। तो बोलो साहब इतनी बात समझ में आ गई? तो सर आज हमको पहली बात तो यह समझ में आ गई कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है।
अब दूसरा कंसेप्ट भी यहीं से सीख जाओ, थोड़ा सा उस पर कल और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हल्की सी सीखते हैं। क्या सीखते हैं साहब? हमारे देश में ये जो सारी व्यवस्था मैंने आपको अभी बताई कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, तीनों स्तंभ में ये विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी विशेषता हमें एक तरफ इंडिकेट करती हैं, और वो क्या है? भारत में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहां पर संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है साहब? संसदीय व्यवस्था है। चलिए साहब, ये बात क्लियर। हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है, तो दुनिया में कौन सी और व्यवस्था होती है? मैंने कहा और जगह होती है प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोले ये कौन सी होती है? मैंने कहा ये है अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक मतलब एक बॉस होगा। सर ये अलग होती है क्या? मैं कहा बिल्कुल अलग होती है। मैंने कहा जैसे यूएस है, इसका एक उदाहरण ही पर्याप्त है जानने के लिए। तो बोले अच्छा, जहां प्रेसिडेंट होता है। मैं कहा हाँ, बोल प्रेसिडेंट तो हमारे यहां भी है। मैंने कहा वो बताएंगे आपको, पहले दोनों सिस्टम अलग अलग है ये समझ लीजिए, हमारे यहां का प्रेसिडेंट कैसा है ये भी समझाएंगे आपको। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों का सबसे पहला अंतर क्या है वो मैं आपको राहुल गांधी वाला जो उदाहरण दिया था उससे समझाऊंगा। ये वाला उदाहरण बाइडेन के बारे में मैंने आपसे कहा था, ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों के अंतर से एक ही बार में आपको पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और वो पहला कॉल क्या है? बाइडेन के बारे में कार्यपालिका। पहले ही पॉइंट को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका दिल से मन करेगा कि हाँ यार इस चीज पर तो क्लैपिंग्स की जाए, मजा ही आ गया इस बात को समझ के। तो हाँ जी, इस पॉइंट को बना दिया, इस पॉइंट को बना दिया। पॉइंट बताइए बाइडेन के बारे में, पहला पॉइंट जान लीजिए जनाब। बाइडेन बा कार्यपालिका के तो सदस्य हैं, विधायिका के सदस्य नहीं। बाइडेन अमेरिका वाले, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बाइडेन के बाद मोदी इंडिया वाले, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। अगर ये बात समझ में आ गई तो आनंद आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए कि हमने कितनी बड़ी बात आपको समझाई है। बताइए जनाब। कुलदीप बेटा कल से दिख जाएगी। क्लियर हो गया? डन हो गया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो प्रेसिडेंट होता है वो विधायिका का मेंबर नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाती है तो जो प्रधानमंत्री होता है या फिर जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो विधायिका का सदस्य होता है। अर्थात हमारे जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की जाती है तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वो दोहरी मेंबर रखता है, डुअल मेंबरशिप रखता है। एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होता है, लेजिस्लेचर का भी मेंबर होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो व्यक्ति प्रेसिडेंट होता है वो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है, वो किसी भी प्रकार से लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। कल हम इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर बताते हुए आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में आगे बताते हुए निकलेंगे। हमने राष्ट्रपति पर पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है।
मैं वो दिखा देता हूं आपको एक बार के लिए। आपका बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमने स्लाइड्स में बना लिया है। ये रही, बहुत खूबसूरत तरीके से हम लेकर के आए थे। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम सब दिया हुआ है, टाइप ऑफ गवर्नेंस, इनके उदाहरण दिए हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका संसदीय की व्यवस्था के उदाहरण, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक। बहुत प्यारी पीपीटीज बनाई गई हैं आप लोगों के लिए, आप इसको यहां से देख पाएंगे। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टोरल क्या क्या होता है, सब बातें में चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे। आज की कोई भी पीपीटी या पीडीएफ हम आपको अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इस चीज को अभी हमारे साथ सेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से सुन लिया है और लिख भी लिया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। कल से इकोनॉमिक्स वाली क्लास हो जाएगी। बाय बाय।